सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करते हुए हम अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर चल रहा था बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस, उनकी मीनिंग्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंस जान लिया था। इस वीडियो में हम हमारे एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हमारे दो लोग के प्रिंसिपल दिए गए, एक टेलर भैया के, एक फ्यूल्स चाचा के। आज हम बात करने वाले हमारे किसके, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर वीडियोस डल रहे हैं एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा बिफोर दी टाइम। चलिए बढ़ते हैं अब आज के हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहला होने वाला है जो कि हमारा है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम जान लेते हैं सबसे पहले हमारे जो हेनरी फ्यूल थे वो कौन थे। अबाउट हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल 1841 में पैदा हुए, 1925 में चल बसे। गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860। यानी कि वो माइनिंग इंजीनियरिंग में उनको डिग्री मिली थी एंड वो फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था 1860 में एज एन इंजीनियर। ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। यानी उनको एक तरह से प्रमोशन मिल गया मैनेजिंग डायरेक्टर का 1988 में। एंड व्हेन द कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, यानी कि जब वो कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था, यानी कि उसके जितने भी एसेट्स थे वो लायबिलिटी उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो बैंकरप्ट होने वाली थी, तब ही accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience he turned the fortune of the company। यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का इस्तेमाल करके उस कंपनी की जो है एक तरह से कह सकते हैं उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी बदल दी उन्होंने। कैसे बदली? फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशंस ही वेल नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी, क्या क्या प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, अब हम जानते हैं उसके बारे में। टोटल हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, यानी कि फ्यूल चाचा ने जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए हैं वो टोटल अगर हम देखें तो अराउंड हमारे 14 प्रिंसिपल्स होने वाले हैं। एक एक करके सबको हम डिटेल में इसी एक वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है नंबर 1 जो कि हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता क्या है? वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी। यानी कि वर्क को डिवाइड करो स्मॉल टास्क में, यानी कि कोई अगर बड़ा काम है, जैसे मान लीजिए हमें सेल्स को 100 CR का पहुंचाना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करो कि हमें मार्केटिंग में कितना मेहनत करना होगा, हमें प्रोडक्शन में कितना चाहिए, हमें सप्लाई कितनी क्रिएट करनी होगी, मतलब सप्लाई क्रिएट करना कि डिमांड कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे। वही सब, उन सब चीज़ों को, बड़े टास्क को डिवाइड करो स्मॉल टास्क में, यानी कि और ईच वर्क डन बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट, यानी कि मार्केटिंग वाले बंदे को फाइनेंस में नहीं बैठाना और फाइनेंस वाले को क्या नाम से ग्राउंड वर्क में नहीं दौड़ा देना है। जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको वही जॉब करवानी है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू एफिशिएंसी स्पेशलाइजेशन, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी कि पैसा कम लगने वाला है आपका काम कंप्लीट होने में। स्पेशलाइजेशन ऑब्वियस बात है, अगर आप स्पेशलिस्ट काम करवाना है तो आपका स्पेशलाइजेशन होने वाला है उस काम में। साथ ही साथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली। रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज, यानी कि आपका फालतू का जो काम इधर उधर होता है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ट्रेंड स्पेशलिस्ट है, वो उनको जो जिस काम में वो स्पेशल है, माहिर है, वही काम वो करेंगे, तो ऑब्वियस बात है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ जल्दी से जल्द आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको ध्यान समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है उसको अथॉरिटी कहा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम, यानी कि जो काम आपको दिया गया है उसको क्या नाम से टाइम पे कंप्लीट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप लोग का जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट करवा देना है, साथ ही साथ रिवीजन और क्वेश्चन सीरीज़ भी कंप्लीट करवा देना। आप सबका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, कॉमेंट करना है। यही होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथों हाथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूर से कह दिया कि हाँ भैया ऐसे काम हो रहा है वैसे काम हो रहा है, नहीं, हाथों हाथ, हैंड इन हैंड का मतलब क्या है कि अच्छे से मैनर टू मैनर, पर्सन टू पर्सन होना चाहिए ये चीज़। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि यहाँ पे इट होगा, इट इज़ ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल्स
रूल्स बाय द सबॉर्डिनेट्स, यानी कि ओबीडियंस, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि ओबीडियंट जो होता है, जैसे आप लिखते हैं ओबीडियंट हूँ मैं, यानी कि एक जिम्मेदारी है उनका कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स की तरफ। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन, अब आपको दिख रहा होगा, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे सुपरवाइजर्स होने चाहिए सारे लेवल्स पे। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, यानी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसका जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि सही से उसका न्याय होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। इट इम्प्लाइज दैट, ये बार बार आई कहाँ जा रहा है, आई का घोटाला हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स, यानी कि सारे जो वर्कर्स उनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली, यानी कि केवल एक सुपरवाइजर से उनको जो भी ऑर्डर्स हैं वो मिलने चाहिए। मान लीजिए मल्टीपल सुपरवाइजर्स हुए तो वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएगा वर्कर कि उसको क्या काम करना है। अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि वही कहा कि वो कन्फ्यूज हो जाएगी किसका क्या करना है, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दो लोग आपस में लड़ जाएंगे, नहीं मेरी बात मानो मेरी बात मानो, तो ऐसा हो जाएगा। फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि सारे जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यानी कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, उन सब के ग्रुप्स बनते हैं। तो उन सब का ग्रुप क्या होना चाहिए, हमारा एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल में क्या था, 100 CR का हमें सेल्स करना है, तो उसके लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है सबका एक ही होना चाहिए, यानी कि वन हेड वन प्लान, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक है तो एक ही हेड होगा, एक ही बंदा पूरा सब कुछ देखेगा और एक ही प्लान बनेगा। दिस एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होता है, हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन एंश्योर होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है हमारे ग्रुप्स के बीच में। सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि क्या कह रहा है ये, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट, उसका क्या गोल है, वो मैटर नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट यही होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट वो दोनों सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है, एम्प्लॉय सोच रहा है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। सेवंथ वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाए, रेम्यूनरेशन, यानी कि जो हम उनको सैलरी दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, लेकिन फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि हम किसी को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं और वो जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन को कम दे रहा है, कम दे रहा है इन द सेंस कि वो कम काम कर रहा है, बल्कि हम उसको उसके काम के बजाय हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। एंड वहीं पे कोई वर्कर है जो ज़्यादा काम कर रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन उसको कम सैलरी दे रही है, तो ये भी गलत है। तो दोनों चीज़ इक्वल एंड फेयर होनी चाहिए। द वेजेस शुड बी एनकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर, यानी कि वेजेस ऐसे होने चाहिए कि वर्कर को लगे कि हाँ भाई मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। एट्थ वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों डिफरेंट टॉपिक है तो उसको अलग अलग समझिएगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेंट्रलाइज कर देना, बीच में एक जगह मध्य बिंदु में, ज़्यादा हिंदी हो गई माफ़ करिएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन बनाने का जो हमारे पास पावर होती है, पावर टू मेक डिसीजन, वो हमारी अथॉरिटी कहलाती है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ ही हाथों में होनी चाहिए और वो भी टॉप लेवल, यानी कि केवल जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनके पास ये राइट होना चाहिए, उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन बना सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का, सेंट्रलाइजेशन क्या कहती है, सारी पावर एक जगह दे दो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब होता है कि सारे लेवल्स पे इक्वल पावर दे दो, जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे उतनी पावर दे दो कि हाँ अगर मान लीजिए मुझे ये है कि कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, सुबह उठ के फैक्ट्री ऑन करनी है, तो मैं मैनेजर के पास फ़ोन ना करूँ, मैं जाऊँ अपना फैक्ट्री खोला हुआ है, मैं उसको डायरेक्ट मशीन ऑन करूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं कॉल करूँ मैनेजर से कि हाँ भैया मुझे ये करिए वो करिए। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क होता है। बोथ शुड बी बैलेंस्ड एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, यानी कि दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, कहीं कहीं सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कहीं कहीं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए।
Ninth one is scalar chain. The formal lines of authority between supervisors and subordinates from the highest to lowest rank. यानी कि हमारे जो हाईएस्ट है, मान लीजिए ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये हमारे टॉप है और यहाँ पे हमारे वर्कर्स हैं, तो ये हमारा टॉप लेवल हो गया, ये हमारा थर्ड लेवल हो गया, ये टॉप लेवल हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे कुछ मैनेजर्स आते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि अगर टॉप लेवल को कोई ऑर्डर पहुँचाना है इनके तक, तो इसका एक वो होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो वही हमारा स्केलर चेन कहलाता है। द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी सबसे पहले CEO हो गया, फिर अदर जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हो गए, फिर हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन्स हो गए, सो वो सब के बाद फिर हमारे जो लेबरर्स हो गए। तो ऐसे हमारा जो होता है वो अथॉरिटी का एक लाइन होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है, वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट हम नहीं देखेंगे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी कि टॉप से लेकर के हमें बॉटम एम्प्लॉयज़ तक का होना चाहिए। 10th वन इज ऑर्डर। ऑर्डर अभी ऊपर भी पढ़ा, अब यहाँ पे भी पढ़िए। अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। यानी कि ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर की सही जगह होना चाहिए। कोई भी एवरी थिंग यानी कि सारी चीज़ें, एंड एवरी वन, यहाँ पे चीज़ों की बात हो गई, यहाँ पे इंसानों की बात हो गई, यानी कि सारे इंसान और सही चीज़ें शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, जहाँ पे उसको डेजिग्नेटेड प्लेस, यहाँ की यानी कि अगर आपको किसी एक जगह पे बैठाया गया कि आपको वहाँ काम करना है, आपको मार्केटिंग ग्रुप ज्वाइन करके आपको मार्केटिंग टीम में काम करना है, तो आप फाइनेंसिंग वाले पे जाके नहीं बैठेंगे, आपको मार्केटिंग वाला ही काम करना पड़ेगा। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि लोग और हमारे जो सामान है वो सब कुछ सही जगह पे होना चाहिए, एंड एट अप्रोप्रिएट टाइम, सही जगह और सही समय पे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यानी कि काम को निपटाना कम पैसों में। 11th वन इज इक्विटी। द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेज, कास्ट, उसको नहीं पढ़ना, बिलीव्स एंड बेसिक यूनिटी ऑफ कमांड, बेसिस यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेशनैलिटी, ऐसी चीज़ों पे हमारा भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड, यानी कि हमारा अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस होना एंड फेयर प्ले, यानी कि हमारा जो जस्टिस यानी कि न्याय सही से होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड टू और पनिश्ड, यानी कि फालतू में किसी को फेवर नहीं करना है, यानी कि उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं करवाना है, और खामखा किसी को पनिशमेंट नहीं देते रहना है। 14th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय रिगरस प्रोसीजर, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बार बार लोगों को चेंज करते रहे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि अगर आपने किसी मार्केटिंग मैनेजर को हायर किया तो उसको थोड़ा सा मिनिमम पीरियड दीजिए, यानी कि मिनिमम पीरियड दीजिए कि वो कुछ रिजल्ट शो कर पाए। मान लीजिए आप उसको 1 हफ्ता रखते हैं और उसको हटा देते हैं कि हमारा कुछ प्रोडक्शन में बढ़ ही नहीं रहा है, और पता चला जब तक वो प्लान ही नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, वो तो प्लान धीरे धीरे लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ मिनिमम एक टाइम दीजिए कि उसमें वो अच्छे से आपको रिजल्ट शो कर पाए। वही दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, या पर्सनल यानी कि इंसानों का अच्छा स्टेबिलिटी होना चाहिए, जहाँ पे जिस पोस्ट में है उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। इनिशिएटिव, वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि वर्कर्स को एनकरेज करो, उनको बढ़ावा दो कि वो डेवलप करें और उनके जो प्लान्स हैं उनको कैरी आउट करें इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि उनका अपना एक बेहतर बनाने के लिए वो डेवलपमेंट करते रहें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि पहला स्टेप लेना सेल्फ मोटिवेशन के साथ। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, यानी कि प्लान को सोचो, बनाओ और उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉट चैप्टर, टॉपिक, एस्पिरिट द कॉर्प्स। कहेंगे ये क्या है, कौन सी भाषा है? ये है भाषा है, जानिए इसको। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी एमंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि मैनेजमेंट को लोगों के बीच में स्पिरिट, टीम स्पिरिट यानी कि एकता होनी चाहिए कि हम
टीम वर्क को बढ़ावा देना है, बेसिकली टीम वर्क को बढ़ावा देना है, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, वो कोई भी बात किसी से छुपाए ना, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करें, वर्क रिलेटेड, ऐसी पर्सनल बातें की बात नहीं हो रही है, वर्क रिलेटेड बातें शेयर करें, कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं मन में उसको शेयर करें, एंड यूनिटी रहे, सबको बराबर माना जाए, इक्वल माना जाए। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क को सिंपली बोला जाए तो मैनेजमेंट को टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको एक टैबू या फिर डिमोट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, बट जाने से पहले ये जो नोट्स का लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। एंड इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, बट आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए, एंड हो सके तो इस मंथ के एंड से पहले 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो थैंक यू सो मच, आप सबसे रिक्वेस्ट है। 65 हो चुके हैं, बट जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय हिंद।